Good evening, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आप काफी लोगों से, आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्रैश कोर्स आए जिसमें कि कम नंबर ऑफ सेशंस में ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन पाए। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों ने ये कोर्स पढ़ लिया है वो रिवीजन के लिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, वो पहली बार जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि ये सेशन को अटेंड करने के बाद कम टाइम में आप कम से कम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको पहली बार लर्न कर सकते हो। और जहां जहां डायरेक्ट जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक वाले, एटलीस्ट वो कर सकते हो। तो कोर्स पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करें सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि इंफॉर्मेशन ये है कि जस्ट मात्र 15 सेशंस, 15 सेशंस, 1.5 आवर 1 आवर के अराउंड दोनों रोज सेशन होंगे। तो 15 सेशंस में ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन, ये 15 सेशंस मतलब अराउंड 15 से लेके 23 आवर्स में कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी लगा के थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मेंटर बनना चाहता हूं ताकि आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा सकूं जिस मुकाम पर पहुंचने की आप सिर्फ कामना करते थे बट आपको रास्ता नहीं दिखता था। उस रास्ते को दिखाने के लिए कोशिश करता हूं इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ढेर सारे लेक्चर दे पाऊं। अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी सारी स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूं ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि आगे के पड़ाव पे को कैसे पार करना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक स्पेशल क्लासेस नहीं देखी है फ्री की, तो देखिए आज शाम स्पेशल क्लास होने वाली है 8:30 PM अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये किस लिए है? आपके जो भी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करने के लिए। लाइव आओ, चैट में बातें करो और मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करूंगा वही प्रॉब्लम लाइव। 8:30 PM फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं देना है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास आ जाइएगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन से रिलेटेड, पूछ लीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि ये आपका नॉर्मल अटेम्प्ट है, अगली बार आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा गेट 24 का, या फिर यही आपका फाइनल अटेम्प्ट है और इसी को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक दिन, हर एक वक्त, हर एक कदम पे ऐसी चीज करनी होगी जिसके थ्रू आपकी लर्निंग, जिसके थ्रू आपकी अप्रोच और जिसके थ्रू आपकी मेंटालिटी सब कुछ टॉप नॉच हो। गेट 24, 23, 25 विच एवर एग्जाम यू वांट टू टारगेट, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर कदम पे जो भी हम करें उसका हमें बराबरी से रिजल्ट मिले। जो फ्री सोर्सेस से पढ़ाई करते हैं उनको मैं काफी दिनों तक हर बार बोल चुका हूं, इस बार भी बोलता हूं कि आप लोगों को दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बच्चा, दो चीजों के लिए हमेशा रेडी रहना। एक, 1.5 से 2 गुना टाइम स्पेंड करने में, कि जो गाइडेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे हमें 1x 1.5x 2x टाइम देना पड़ेगा क्योंकि चीजें हमें हाथ में नहीं मिल रही हैं। दूसरा, आपको सेकेंड चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपको डिमोटिवेशन होगा कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सही आउटपुट आ रहा है। तो ये इसीलिए क्योंकि आपने गाइडेड प्रिपरेशन नहीं चूज की है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू एंड मल्टीपल अदर सोर्सेस के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर डिमोटिवेशन आता है, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, किसी भी रीजन से आपको डबल मेहनत करके, डबल टाइम देके और इसको ओवरकम करना पड़ेगा, दूसरों के बराबर आना पड़ेगा। क्योंकि
दूसरे लोग आपसे आगे निकल सकते हैं और वो हमें आगे आने नहीं देना है। कुछ भी करके, कुछ भी करके हमें पीछे नहीं रहना है। तो ये दोनों चीजें अगर आपने सॉल्व कर ली और अपने मन को कन्विंस कर लिया डबल टाइम देने के लिए और डिमोटिवेट नहीं होने देने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे सही टाइम पे चलती रहेगी। बस आप टीचर्स के साथ में बने रहें। अगर 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 आपको लगता है नहीं सर हमें जितना एफर्ट्स लगाने उतनी बराबरी से रैंक चाहिए, हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर चाहिए, क्योंकि हमें कोडिंग भी प्रैक्टिस करनी है, कॉलेज भी जाना है, एग्जाम्स भी देनी है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, दूसरे दूसरे ढेर सारे काम हैं, उसके बीच में गेट के लिए डबल से टाइम कहां से निकाल के लाएं? तो फिर आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ आ सकते हैं, अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक की तरफ। जैसो आपको ठीक लगता है, जो जो आप ठीक लगता है आप सिलेक्ट करो। दोनों में सब्सक्रिप्शंस में टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सब कुछ, ये सब कुछ प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलेगा। आइकॉनिक में ये प्रिंटेड नोट्स और वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि एक कोच होंगे जो आपके साथ पर्सनलाइज्ड मैनर में कनेक्टेड रहेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी और स्टडी किस तरीके की होनी चाहिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सिलेक्ट करें, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, प्लस हो या आइकॉनिक सिलेक्ट करो, ये कोड लगाओ और अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्राइब कर लो। इस कोड को लगाने से इन जनरल तो मिलता है 10% का डिस्काउंट पर। अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हो तो अभी ऑफर चल रहा है। ओहो ओहो ओहो, कहां गया भाई ऑफर? ऑफर यहां दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल प्राइस ड्रॉप है और प्राइस ड्रॉप के बाद ये कोड लगा के अप्रोक्सीमेटली 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 24 नवंबर तक ही अवेलेबल है। तो 24 नवंबर तक ही अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि 24 नवंबर से नई बैचेस गेट 24 की स्टार्ट हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। मैं लेके आ रहा हूं कोर्स प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। पहली बार मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो भी प्लस पे पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे नहीं। तो प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और दोनों का कोर्स, दोनों का मिला के हिंदी में ये कोर्स रहेगा उड़ान बैच के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस हैं, तो वो सारी की सारी क्लासेस आप लोग एक्सेस कर पाओगे। टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये कोड लगा के आपको 12 मंथ्स का जो टेस्ट सीरीज है, 12 मंथ्स का टेस्ट सीरीज अराउंड 1499, 24 मंथ्स का 2499 और 4 मंथ का 499 में मिल जाएगा अलॉन्ग विद दिस कोड्स डिस्काउंट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बट सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए ये कोर्स कंप्लीट कोर्स तो होगा नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं होगा कि मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन कर पाऊं पूरी डिटेल में, है ना। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्रिस्प मैनर में वही टॉपिक्स जो हमें टच करने हैं। मैं सारे टॉपिक्स को पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ टॉपिक्स को टच करूंगा जिन जिन इंफॉर्मेशन के आपको फाइनली जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आज की क्लास बेसिक रहेगी, इंट्रोडक्शन रहेगा, कुछ नहीं, बट आज की क्लास में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जाएंगी जो आगे काम आएंगी, है ना। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को वो टच करके बताऊंगा टॉपिक्स बेसिक्स में, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले प्रोसेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स को रिलेट करेंगे, ताकि हम क्या करें, हम फालतू की चीजें ना करें, जो काम काम की चीजें हैं, प्रीरिक्विजिट, बेसिक्स, एडवांस एंड देन लर्निंग कंसेप्ट्स, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हो पाए। तो आई होप आप इस चीज को फॉलो कर पा रहे हो मेरे साथ में। अगर फॉलो कर पा रहे हो तो ये है मेरा प्लान है आज बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सीपीयू शेड्यूलिंग एंड लेक्चर नंबर 4 सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए 2 लेक्चर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे बनता है, डायरेक्ट बनता है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए दो चैप्टर्स या 2 सेशंस, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है, बराबरी से आता है। फिर समझना भी जरूरी है, टाइम स्पेंड करना जरूरी है। फिर डेडलॉक के लिए 1 सेशन, मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक के लिए 1 सेशन और पेजिंग के लिए 2 सेशन। फिर क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बनते हैं और डिटेल में बनते हैं, है ना, तो उसे अच्छे से समझना जरूरी है। फिर वर्चुअल मेमोरी का 1 क्वेश्चन, एक सेशन, फिर पेज रिप्लेसमेंट का 1 सेशन। इसमें हम टीएलबी इंक्लूड कर करके जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सॉल्व कर लेंगे और पेज रिप्लेसमेंट में एल्गोरिदम सारी देख लेंगे और उनके क्वेश्चन देख लेंगे। फिर एक फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग और आखिरी सेशन मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है कि बाई चांस अगर कुछ ऐसा है कि छूट गया, ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाए, तो उसको वहां डिस्कस करेंगे। और
प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ 20-25 क्वेश्चन की सारे टॉपिक से, ताकि एक रिकॉल हो जाए अच्छा। तो ये 15 सेशंस का मेरा प्लान है, वही चीजें डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में काम की है और जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर आप लोगों ने कोई भी कोर्स छोड़ने की कोशिश की है, तो अगर आप ओएस छोड़ना चाहते थे तो आप एक काम करो, 1 आवर पर डे मेरे साथ में सिर्फ रिवीजन रिवीजन समझ लो, या ये प्रैक्टिस समझ लो, या फिर पहली बार की लर्निंग समझ लो, इतना इतना कर लो। एक बार का और रिवीजन कर लेना, जितना याद रह पाए, जितने से क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। कम से कम हमें एक कोर्स के बेसिक क्वेश्चन अगर आ गए और बन गए तो बेहतरीन होगा, नहीं तो रिवीजन तो आपको यहां से मिल ही जाएगा। तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो कि आप लोग आज सेशन के लिए रेडी हो, और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें सेशन को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आप लोग रेडी हो, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेशन को, है ना। 15 सेशंस में खत्म करेंगे सेशन, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा रिवीजन। चलिए, रेडी है। तो ये रिवीजन समझो या क्रैश कोर्स समझो, जल्दी से फिनिश करेंगे इसे। ओके चलिए, तो अगर रेडी हो, सेशन अगर अच्छा लगे बीच में तो लाइक करते रहना, और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है सर, जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। इस सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बिना इसके इंस्टॉल किए ना तो आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, ना ही कंप्यूटर सिस्टम यूज कर सकते हो, ना ही टैबलेट यूज कर सकते हो, और ना ही किसी भी टाइप का कंप्यूटर सिस्टम यूज कर पाओगे। ऐसा क्या है इसमें? ऐसा यह है कि यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए। चाहे वो सीपीयू पे कोई प्रोसेस रन करने वाली बात है, या डिस्क पे कोई फाइल स्टोर करने वाली बात है, या फिर फाइल को रीड करने की बात है, कॉपी करने की बात है, कोई भी काम हो, इस कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करने के लिए यूजर को क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आपके फोन में डेफिनेटली एंड्रॉइड फोन होगा तो एंड्रॉइड ओएस लगा है, आईओएस है। अगर आईफोन है तो आईओएस होगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो एप्स यूज करते हो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके और हार्डवेयर को यूज करती हैं। बिना ओएस के इस कंप्यूटर में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। समझ गए? बेसिक सी सिंपल सी चीज है, वो ये है कि सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्ट करके देता है यूजर को और बाकी की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। आप अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। ओएस की हेल्प से इंस्टॉल करते हो, ओएस की हेल्प से ही उसे अपने सिस्टम से अनस्टॉल भी करते हो, ओएस की हेल्प से ही उसको अपडेट करते हो। सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है। वेरी वेरी क्लियर इट इज। तो याद रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी कंप्यूटर यूज करने के पहले उस सॉफ्टवेयर को उस हार्डवेयर पे पहले डाला जाता है, फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एज यूजर कंप्यूटर सिस्टम यूज कर सकते हो, दूसरी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, ओएस को भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अब बात करते हैं आगे की कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब पूरा एज अ सॉफ्टवेयर पूरा बड़ा होके आएगा तो इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखो, तो इस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, हाथी के दांत की तरह, एक खाने के और एक दिखाने के। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप बोलते हो सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ढेर सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब है तो सॉफ्टवेयर ही। सॉफ्टवेयर होता क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कुछ दिमाग में टिक किया? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ही होता है ना सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? छोटे छोटे ढेर सारे प्रोग्राम्स का एक बड़ा सा कलेक्शन। अब अगर ये बड़ा सा कलेक्शन आप बनाया और आपने बताया कि मेरे सॉफ्टवेयर, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी है, ये है, मेरा ओएस ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, बैकग्राउंड की प्रोसेसेस हुई या कुछ भी हुआ, सबके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ा होगा। हाँ हाँ सर, यस। तो जितनी भी फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, चाहे वो मेमोरी को मैनेज करने की हो, चाहे वो प्रोसेस को सीपीयू पे एग्जीक्यूट कराने की हो, चाहे वो आपकी जो फाइल है उसको हार्ड डिस्क पे जाके स्टोर करने की हो, चाहे आपकी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कराने की हो, कोई भी फैसिलिटी जो ओएस प्रोवाइड करता है उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा रहता है।
किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो कुछ भी आप ओएस के थ्रू चाहते हो तो उसका एक प्रोग्राम होगा। जी हाँ, ऐसे कलेक्शन ऑफ पूरा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, जो सारी कोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वो पार्ट है जिसमें वो सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं, जहां जो फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं या वो फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। ओएस, ओएस का कोर है ये, ठीक है ना? अब क्या, अब ये है कि यहां पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यूज करने के लिए यूजर को कोई ना कोई इंटरफेस देना पड़ेगा। हाँ जी, कि वो कमांड लिख के ओएस की फंक्शनैलिटी चलाए, कि बटन क्लिक करके चलाए, कि कोई बैच रन करके चलाए। कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलेगा यूजर के थ्रू कि मुझे ये फाइल को यहां से यहां कॉपी करनी है? तो आप क्या करते हो? आप राइट क्लिक करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कॉपी करते हो, वहां जाके पेस्ट कर देते हो। तो ये क्या है? ये एक यूजर इंटरफेस है। कौन से वाला? ग्राफिकल वाला। बट जो टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं या फिर लिनक्स यूनिक्स यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना जानते हैं, उनको एक कमांड भी पता होगी, कॉपी कमांड। सॉरी। तो क्या होता है? होता क्या है कि एक आउटर लेयर दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ये आउटर लेयर को कहते हैं शेल। ये शेल यूजर को हेल्प करता है कि भाई साहब और बहन जी, आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको ओएस की फंक्शनैलिटी एक्सेस करने को मिल जाएगी। अब ये शेल होते क्या है? ये शेल जो है वो इंटरफेस है जिसके थ्रू आप एज यूजर या फिर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इस कर्नल की फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। अब ऐसा क्या है इस शेल में? शेल में दो टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कि आप कमांड लिख के, कमांड लाइन इंटरफेस दे रखा होगा, उस पर आप कमांड लिखो तो बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो फंक्शन अपना काम कर देगा। या फिर दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आप क्लिक करो, बटन क्लिक करो या फिर कोई शॉर्टकट प्रेस कर दो कीबोर्ड से तो काम हो जाएगा। ग्राफिक्स के थ्रू या फिर कमांड के थ्रू यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज को यूज करेगा। तो ये क्या है? शेल है। क्या है ये? शेल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं जो बस नॉलेज के लिए आपको चाहिए यहां पे। फिर आता है एक चीज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल कुछ नहीं, एक टर्म है। वो टर्म क्या है? टर्म कहती है कि कोई भी काम जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बुलाना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये काम कर दो। उसके लिए एक कॉल लगती है जिसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। बस सिंपल, कोई भी काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करना पड़ता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह कॉल हमारे लिए, ये काम हमारे लिए कर दो। बट सर ऑपरेटिंग सिस्टम से काम क्यों कराना है? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे सारा घर का काम आप खुद करते थे? नहीं। क्या होता था? कुछ भी आपको करना है या कुछ भी आपको चाहिए, मम्मी प्लीज ये कर दो, मम्मी खाना लगा दो, मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही दे दो। इनफैक्ट आज भी वैसा ही करते हो, मम्मी वो ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही कहां रखी है। फिर मम्मी दो चार डायलॉग मारेंगी, फिर काम तो कर ही देंगी ना। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना काम सिस्टम से करा रहे हो, अपना मम्मी से, है ना? करा रहे हो ना? सेम चीज होती है यहां भी, कि आपके प्रोग्राम के पास, प्रोग्राम क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम के पास और यूजर के पास, दोनों के पास बहुत सारे काम करने की अथॉरिटी होती ही नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओएस कर सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन करनी होती है। जैसे कि आपके घर में एक कहीं ना कहीं पैसे रखने की तिजोरी या फिर कोई ना कोई सेफ होगी जहां पे डॉक्यूमेंट्स, मनी वगैरह रखे रहते हैं, उसकी चाबी आपको मिलती नहीं है। उसके लिए आपको बोलना पड़ता है पापा इतने पैसे चाहिए, आपके पापा उस सेफ पे ओपन करते हैं, उसको
देखते हैं अलमीरा को एंड देन आपको पैसा मिल जाता है। होता है ऐसा, हर किसी के घर में एक ऐसी व्यवस्था होती है राइट। तो पैसा तो आप ही को चाहिए, आपके काम के लिए ही चाहिए, फीस भरने के लिए या किसी रीजन से मिलेगा भी आपको, बट आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है जो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसकी अनुमति, परमिशन नहीं है। वो प्रोटेक्टेड ऑपरेशन है, प्रोटेक्टेड मनी है। सेम थिंग हैपन इन कंप्यूटर्स ऑल्सो, कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं हार्डवेयर को एक्सेस करने के, या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर पाएगा, दूसरे प्रोसेस या यूजर नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं डायरेक्टली वाला, कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, एक फाइल को टाइप किया और आपने प्रेस किया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, ठीक है। आपसे एक लोकेशन मांगी गई कि किस लोकेशन पे इसको फाइल को सेव करना है, आपने एंटर कर दी। जैसे ही आपने एंटर की, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस हार्ड डिस्क पे जाके और सेव नहीं कर रहा है, फाइल को सेव नहीं कर रहा है, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि यार यूजर तो बोल रहा है इस फाइल को सेव करने का है डिस्क पे, तुम कर दो, मेरे पास तो परमिशन है नहीं डिस्क को एक्सेस करने की, तुम कर दो। अब तुम करोगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा कहां करना है, यहां, अच्छा कौन सी फाइल, ये, ओके आई विल डू दैट, कर देगा, इसको एक छोटा सा सिग्नल भेज देगा, काम हो गया। तो आपने अल्टीमेटली किया क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन थी, इस एप्लीकेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया। क्यों? क्योंकि उसको काम करवाना था क्या, वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन जो ये खुद से नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे इसने सिस्टम कॉल किया, सिस्टम कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी रिक्वेस्ट की थी इस यूजर प्रोसेस ने उसको काम खत्म कर दिया, सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन डन। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर वो जो हिंदी वाला कोर्स स्टार्ट किया था उसका क्या करेंगे। देखिए, मैंने एक छोटा सा पोल अपनी एक पिछले सेशंस में लिया था बच्चों से। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे सर क्रैश कोर्स करा दो, उसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत स्लो चलेगा और ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, टाइम भी नहीं है उतना कि हम उसको पूरा डिटेल में स्लो 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 1 आवर पर डे पढ़ें और 20-22 लेक्चर्स लगा के और स्लोली फिनिश करें। तो मैंने सोचा कि आपको क्रैश कोर्स हिंदी में दे देता हूं, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा और काम भी आपका बन जाएगा। क्योंकि गेट 23 के लिए अब नया कोर्स पढ़ने के लिए इतना टाइम स्पेंड करना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग को पूरा कोर्स चाहिए तो ऑलरेडी है ही इंग्लिश में, कोई डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये वाला सेशन तो चल ही रहा है, इसको फॉलो करते रहिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हिंदी में हो जाएगा। आपको जहां जहां कोई प्रॉब्लम आए किसी चीज़ को समझने में, यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा ताकि वो चीज़ जो है पूरी डिटेल में समझ में आ जाए। एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको कोई कमी ना रह पाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कर लूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि सिस्टम कॉल क्या है। आपको समझ में आ गया, सिस्टम कॉल एक तरीका है प्रोग्राम्स या यूजर को कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए और उसे वो इंफॉर्मेशन या वो परमिशन जो यूजर के पास या प्रोग्राम के पास नहीं है, वो प्रोटेक्टेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, बुलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सिस्टम कॉल किए जाते हैं। अब ये सिस्टम कॉल अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको समझना है ड्वेल मोड ऑफ ऑपरेशन। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो सिर्फ यूजर प्रोसेस कर सकती है और कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो सिर्फ सिस्टम प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, जिन्हें प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस अगर होने हैं तो सिस्टम का मोड से शिफ्ट होना चाहिए एक सिस्टम मोड में। क्यों? क्योंकि जब अगर ये काम होना है जो प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस हैं, तो वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस अगर सिस्टम मोड में नहीं हुए तो प्रॉब्लम ये है कि यूजर प्रोसेस भी उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगी। तो होता क्या है, दो टाइप के मोड है, यूजर मोड, कर्नल मोड। यूजर मोड मतलब यूजर प्रोसेस कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकती है, रेगुलर वाला। अगर कोई प्रिविलेज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सिस्टम का मोड चेंज होगा, सिस्टम मोड में थ्रू अ सिस्टम कॉल, और उसके बाद खाली ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस प्रिविलेज्ड ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। तो यहां से देखने में समझ में आएगा, यूजर प्रोसेस है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो यूजर प्रोसेस को कोई काम है जो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है तो वो सिस्टम कॉल करेगा। जैसे सिस्टम कॉल हुआ तो मोड चेंज हुआ, मोड हो गया कर्नल मोड। कर्नल मोड में वो सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद में हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे, सिस्टम कॉल का जो भी रिजल्ट आया वो रिटर्न होके और यूजर प्रोसेस रन करने लग जाएगी।
जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में दिया था कि यूजर प्रोसेस है, यूजर प्रोसेस अगर रन होती है, ठीक है, एमएस वर्ड चल रहा है, ठीक है, फिर एमएस वर्ड को चाहिए कि सेव फाइल करो, तो ये सेव फाइल के थ्रू एक सिस्टम कॉल आया, सिस्टम कॉल आया, सिस्टम का जो भी मोड था वो चेंज हो गया, कर्नल मोड में आया, कर्नल मोड में फाइल सेव्ड टू डिस्क आ जाएगा। कौन करेगा ये? सिर्फ और सिर्फ कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर पाएगा, और उसके बाद में रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल होगा। तो यहां से ये बता दिया जाएगा फाइल सेव, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। डिस्क को एक्सेस करना प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है, यूजर प्रोसेस नहीं कर सकती। अब आपके पास क्रॉस क्वेश्चन आएगा, सर क्यों नहीं? अगर एक यूजर प्रोसेस को आप परमिशन दे दो कि वो डिस्क पे जाके खुद से फाइल स्टोर कर पाए, तो ऐसी बहुत सारी मलिशियस प्रोग्राम होंगे जो हार्ड डिस्क पे जा जाके फाइल को सेव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उनकी कॉपी बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और पूरी डिस्क भर देंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी डिस्क एक्चुअल में 80 जीबी तक खाली थी, पर उस डिस्क पे जगह दिख नहीं रही, सब ऑक्यूपाइड दिख रही, फ्री स्पेस ही नहीं दिख रही, बट जबकि आपने तो बहुत कम डेटा स्टोर किया। तो भी ऐसा इसलिए क्योंकि कोई मालिशियस प्रोग्राम आया और उसने डिस्क को एक्सेस करना शुरू कर दिया और फालतू के प्रोग्राम्स स्टोर कराना शुरू कर दिए खुद से। तो ये प्रोग्राम स्टोर करना या कुछ भी स्टोर करना डिस्क पे खुद के हाथ में नहीं होता है। दूसरी चीज, प्रिविलेज्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है? प्रिविलेज्ड ऑपरेशन का मतलब है कि कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट सीपीयू पर रन करेगी, इसका डिसीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। और किस मोड में लेता है? कर्नल मोड में। अगर यूजर प्रोसेस खुद से ही ये डिसाइड करने लगी कि कौन प्रोसेस नेक्स्ट रन करेगी सीपीयू पे, तो खुद प्रोसेस खुद को ही बार बार रन कराती जाएगी, दूसरी प्रोसेसेस को रन ही नहीं कराएगी। तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम आएगी। ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स है कंप्यूटर सिस्टम में जो सिर्फ ओएस ही कर सकता है, ताकि प्रोटेक्शन बना रहे। प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप देखते हैं। मेरी सर्जरी हुई थी लास्ट वीक और मेरा पेन अभी तक ठीक हुआ नहीं। आई हैव टेकन लिटिल ब्रेक्स ऑल्सो इन बिटवीन, कल भी मैंने छुट्टी ली, बट स्टिल ये दुखता है जब भी ज़्यादा बोलता हूँ, अभी भी दुख रहा है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग। इट्स नॉट दैट कि मेरे को अपना जॉब बचाना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई टेंशन नहीं है इतनी। सिर्फ टेंशन है आप लोगों की कि यार आपका नुकसान ना हो जाए कहीं। फिर भी आप अपने आखिरी दम तक पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो दुख होगा, बहुत दुख होगा। आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा, आपके पेरेंट्स से ज्यादा मुझे दुख होगा कि यार मैं इस बच्चे की मेहनत को सफल करवा सकता था, इस बच्चे को ना अच्छा करवा सकता था, अच्छी जगह ले जा सकता था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो, वो मैं नहीं चाहता। मुझे बहुत बहुत फिक्र है आप लोगों की, और बस उसी फिक्र की वजह से मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ कुछ चीजें कर लेता हूँ कभी। साथ दीजिएगा बच्चों, बहुत मेहनत करनी है, आप ही का करियर है, आप ही की जिंदगी है। मैं कर रहा हूं एक सर्विस आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। चलो, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमें मेनली जो फोकस करना है वो है एक, दो, दो पे बस, है ना। ये क्या है? You haven't complete all the top types of indexing in DBMS series, Jaideep Paul ji. I will do that. Tomorrow onwards, we will be having more types of indexing classes still left. वो भी खत्म कर देंगे। आप पॉइंट आउट ऐसे करने जाएंगे तो हजारों लाखों गलतियां मुझसे भी होंगी, बट उनसे आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम पड़े, बट आपकी जिंदगी में कितना फर्क आपके ना पढ़ने से पड़ सकता है, बस आप उसकी कोशिश करते रहिएगा। मेरी तरफ से ना पड़े ये मैं कोशिश करूंगा, आपकी तरफ से ना पड़े आप लोग कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे, इन्हीं को ही थोड़ा डिटेल में समझना है कि है क्या। सबसे पहले बात करते हैं यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। कहीं सालों पुरानी बात है जब ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आया करते थे कि बोलते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा मेन मेमोरी के अंदर। अब देखो, आपको इतना समझने के लिए सीओए कोर्स की बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मेन मेमोरी रैम क्या होती है, क्यों जरूरी है,
और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इंस्ट्रक्शन जब लेता है मेन मेमोरी से लेता है। करंट रनिंग प्रोसेसेस कहां से लेते हैं? मेन मेमोरी से लेते हैं, है ना? तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है मेन मेमोरी रैम में आपके पास क्या होता है? रनिंग कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम आप बूटिंग के थ्रू ले आते हो यहां पे। इसके अलावा प्रोसेसेस होती हैं, बट यहां पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, ओनली वन प्रोसेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा कि एक एट ए टाइम एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड हो और सीपीयू बस उसको ही रन करे। अब अगर सीपीयू उसको रन कर रहा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद अगर वो प्रोसेस को किसी आईओ ऑपरेशन की जरूरत है, तो आईओ डिवाइस को यूज करना है, तो वो सीपीयू छोड़ के और आईओ डिवाइस के पास जाएगी। अब अगर वो सीपीयू छोड़ देगी तो सीपीयू पकड़ेगा कौन? कोई नहीं। कोई दूसरी प्रोसेस है? नहीं है। तो क्या हमारा सीपीयू उस टाइम पे यूज हो पाएगा जब आईओ आईओ यूज कर रही है एक प्रोसेस? नहीं। सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा हुआ? नहीं। पर सर सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमें क्यों अच्छा करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का, सीपीयू जो बहुत फास्ट काम कर सकता है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें ताकि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट या परफॉर्मेंस मिल जाए। हाँ, तो अगर हमने यूनी प्रोग्रामिंग ओएस रखा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक ही प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस आईओ के लिए गई तो फिर सीपीयू को बिजी करने के लिए दूसरी प्रोसेस नहीं बचेगी। सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होता है। लेसर सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब ज्यादा अगर करना है सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो क्या करेंगे? अगर हम एक से ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रखें, एक प्रोसेस सीपीयू के पास रन करने से के बाद आईओ ऑपरेशन के लिए चली जाएगी, तो दूसरी प्रोसेस रेडी रहे कहां पे? मेन मेमोरी के अंदर, ताकि वो सीपीयू पे रन कर पाए। उससे क्या होगा? सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। उससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लास्ट क्लास में, अपनी पुरानी क्लासेस में भी बताया था कि आपके घर में एक टीवी आपने खरीदा। आप अकेले उस घर में रहते हो तो कितना यूज कर पाओगे? जितना जब जब आपको टीवी देखना है तब तब। बट अगर 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 आपके घर में दो लोग हैं, आप हैं और लेट्स से आपके एक पेरेंट हैं जो टीवी देखते हैं, तो अगर आप अपने कॉलेज के काम से बाहर चले गए तो आपके पेरेंट या कोई दूसरा पर्सन जो टीवी देखना चाहता है वो टीवी को यूटिलाइज कर पाएगा। मतलब टीवी का यूसेज बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है कि फायदा हुआ टीवी खरीदने का। टीवी खरीदने का ज्यादा फायदा हुआ। हाँ जी, अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे टीवी को। जी हाँ, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे घर में उतना ज्यादा टीवी बिजी रह सकता है। इसका मतलब टीवी खरीदने का बेनिफिट हो सकता है। आई बात समझ में? यहां भी वैसा ही है कि एक प्रोसेस है आपके पास मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर वो प्रोसेस P1 सीपीयू छोड़ के आईओ के पास चली गई तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं रेडी टू रन, कि आप इनमें से किसी भी एक प्रोसेस को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू पे शेड्यूल करके रन करा सकता है। फायदा क्या है? सीपीयू बिजी है उस टाइम पे जब एक प्रोसेस आईओ को बिजी कर रही है, दूसरा प्रोसेस सीपीयू को बिजी रख रहा है। लेट्स से अगर दोनों प्रोसेस सीपीयू छोड़ के चली गई तो फिर तीसरी प्रोसेस हमारे पास है। फिर अगर तीनों चली गई तो चार है, चार है चली गई तो फिर नहीं है। मतलब कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस आपके पास मेन मेमोरी के अंदर होंगी उतना ज्यादा से ज्यादा आप सीपीयू को यूटिलाइज कर सकते हो। इसका मतलब कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस सीपीयू से निकलवा सकते हो। तो इस मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस और यूनी प्रोग्रामिंग ओएस में क्या डिफरेंस है? यूनी प्रोग्रामिंग ओएस कहता है यूनी एक प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर रहेगा, बाकी का कोई भी आप लोड नहीं कर पाओगे। तो एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम है, वो आईओ को यूज करेगा या सीपीयू को एट ए टाइम। सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं है तो फिर हम गए मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस की तरफ। नया टेक्नोलॉजी आया जिसमें हम एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर रखने को अलाउ करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाएगा। और फिर ये कहता है कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू छोड़ के आईओ के पास जाती है तो दूसरी प्रोसेस सीपीयू पे शेड्यूल हो सकती है ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। यहां पे एक टर्म आती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। पता है किसी को क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी एट ए टाइम।
कितनी प्रोसेसेस है यहां पे मेन मेमोरी में? 4 एट ए टाइम। अभी कितनी प्रोसेसेस है? 4, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है 4। ठीक है, यूनी प्रोग्रामिंग के केस में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या रहेगा? 1, एक ही प्रोसेस एट ए टाइम इन मेन मेमोरी। तो हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस आपके पास रहेंगी मेन मेमोरी के अंदर, उतना आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक पॉइंट हमें ऐड करना है, एज दिस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग increases, CPU utilization also increases. But up to a certain लेवल, एक लेवल तक ही बढ़ पाएगा, उसके बाद फिर कम होने लगता है। ये कम क्यों होता है, ये हम मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक में देखेंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप होते हैं। क्या क्या है, किसी को पता है? एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव। एक बार अगर आप टीवी देखने बैठ गए, तो आप टीवी देखने को बंद कब करते हो? अपनी मर्जी से। अगर आप अपनी मर्जी से टीवी देखना बंद करते हो, तब जाके कोई दूसरा पर्सन टीवी देख पाए। लेट्स से आपके कोई दादा हैं घर में, या जो सबसे बड़े पर्सन हैं जिनके सब सुनते हैं, उनको फिर कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर वो टीवी देखना पसंद करते हैं और वो टीवी देख रहे हैं, तो उनसे कोई टीवी का रिमोट छीन सकता है? क्या चैनल चेंज करा सकता है? नहीं। अगर हर एक मेंबर के लिए ऐसा हो घर के लिए कि जो टीवी देखने बैठ गया, तो जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक देखेगा, वरना नहीं। वरना जब तक वो टीवी देखना बंद नहीं करना चाहता, तब तक वो टीवी पे वही देखेगा जो वो चाहता है। तो उस सिस्टम को कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम, कि जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक वो टीवी देखेगा, उसके बाद ही छोड़ेगा। जब वो छोड़ेगा तभी कोई दूसरा पर्सन टीवी देखने आ सकता है। इस सिस्टम को बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम। बट ऐसा होता नहीं है, हमारे घर में तो बिल्कुल ही नहीं होता था। हमारे घर में क्या होता था, अगर हम टीवी देखने बैठ गए बाई चांस, तो आते थे पिताजी माताजी कोई भी, चलो पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि उनको टीवी देखने का है, तो वो हमको भगा देते थे पढ़ाई करने के लिए। हम पढ़ाई करने जाते थे, मतलब मेरे को टीवी देखते देखते उठा दिया गया। मेरा प्रोग्राम खत्म भी नहीं होता, मैं आराम से अच्छा खासा क्रिकेट मैच देख रहा था, आधा छोड़वा दिया और बंद करा दिया। इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। मुझसे जबरदस्ती मेरा रिसोर्स छुड़ाया गया। ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि एक प्रोसेस को सीपीयू पे आपने रन करने के लिए दिया, अब वो सीपीयू कब छोड़ेगी? वो सीपीयू कब छोड़ेगी? क्या अपनी मर्जी से छोड़ेगी? अगर हर बार हर प्रोसेस के लिए ऐसा होता है कि कोई भी प्रोसेस जो सीपीयू पे रन करने जाती है अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ के आती है, तो उसे बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जिसमें कोई भी प्रोसेस को सीपीयू से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जाएगा, कभी भी नहीं। नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम, जब वो प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ेगी, तभी वो दूसरी प्रोसेस को रन करने को मिलेगा, अदरवाइज वो प्रोसेस रन करती रह जाएगी। प्रीएम्प्टिव सिस्टम क्या कहता है? प्रीएम्प्टिव सिस्टम कहता है कि एक प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी या फंक्शनैलिटी उससे जबरदस्ती ऐसा कराएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम प्रीएम्प्टिव टाइप का है, किसी ना किसी रीजन की वजह से उस प्रोसेस को सीपीयू से जबरदस्ती बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो यहां पे नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होगा कि हम एक प्रोसेस को तभी छुड़वाएंगे जब वो खत्म हो जाए, तभी दूसरी प्रोसेस सीपीयू में रन करने जाएगी, या फिर वो अपनी मर्जी से छोड़े। प्रोसेस लीव्स सीपीयू बाय इट्स ओन विश। अपनी खुद की मर्जी से ही प्रोसेस सीपीयू छोड़ेगी। प्रोसेस कैन बी टेकन आउट ऑफ सीपीयू फोर्सफुली। इसमें एक प्रोसेस को अपनी मर्जी के बगैर फोर्सफुली सीपीयू से बाहर लाया जा सकता है। कैन बी टेकन आउट ऑफ सीपीयू फोर्सफुली, प्रीएम्प्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? लाइक करते रहो यार सेशन को।
फिर आता है एक मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग सिस्टम कहता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, इसमें ना आपको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट रूल लगाने होंगे कि आप प्रोसेसेस को रन कैसे करोगे सीपीयू पे। एक से ज्यादा प्रोसेसेस तो हैं, जी हाँ, इनको रन करने का एक स्पेशल तरीका दिया है इन्होंने। आप क्या करो, प्रोसेसेस को रन करो राउंड रॉबिन फैशन। राउंड रॉबिन फैशन क्या होता है कि आप पहली प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रन करो, एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं क्वांटम टाइम क्यू, फिर उसके बाद में प्रीएम्पशन कर दो, इसका जबरदस्ती इसको बाहर निकाल दो। फिर क्या करो, दूसरी प्रोसेस को टाइम दो उतना ही क्यू टाइम के बराबर, उतने ही टाइम के लिए रन करो क्यू टाइम यूनिट। उसके बाद उसको भी जबरदस्ती बाहर निकालो, फिर P3 को टाइम दो, फिर P4 को टाइम दो, और ऐसे आप रन कराते जाओ प्रोसेसेस को। सर इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि सारी प्रोसेसेस थोड़ी 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 देर के लिए रन करेंगी और उसके बाद प्रीएम्पशन होके और स्विच करती जाएंगी। ये सीपीयू का ना एक तो स्पीड बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत मतलब तुम्हारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा, ऊपर से ये स्विचिंग प्रोसेसेस के बीच में बहुत क्विक। तो होता क्या है ना, प्रोसेसेस रन होंगी, एक प्रोसेस फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, फिर वापस से पहली फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी पांचवी, इस तरीके से सारी प्रोसेसेस क्विकली रन करती जाएंगी। पर यूजर को क्या फील होगा कि सारी प्रोसेसेस पैरेलली रन कर रही है। क्यों? क्योंकि यूजर को तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स मिलते जाएगा। थोड़ी देर में रिस्पॉन्स मिला, उसके थोड़ी देर में फिर से रिस्पॉन्स मिल गया, फिर थोड़ी देर में फिर से रिस्पॉन्स मिल गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में फिर से आप उस प्रोसेस को रन कर रहे हो। तो एक मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के बाद में फिर से आपको रिस्पॉन्सेस मिलते जाएंगे, हर एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि सारी प्रोसेसेस पैरेलली रन कर रही है। मल्टीटास्किंग ओएस, ये मल्टीटास्किंग ओएस स्पेशल टाइप का मल्टी प्रोग्रामिंग ही है जिसमें प्रोसेस को रन करने का तरीका स्पेशल होता है। इसे टाइम शेयरिंग ओएस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीपीयू का टाइम शेयर हो रहा है बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस इक्वल इक्वल। फिर आता है एक मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर ओएस एक ऐसा ओएस होता है जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम के एक ही हार्डवेयर को, सिंगल सीपीयू है, सिंगल मेन मेमोरी है, सिंगल हार्ड डिस्क है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट अलग अलग टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड है। टर्मिनल मतलब, टर्मिनल का मतलब है कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और दूसरे आईओ डिवाइसेस। तो आपके सामने एक टर्मिनल है जिसके थ्रू आप सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो। बैकग्राउंड में एक ही सीपीयू पे इन तीनों अलग अलग लोगों की प्रोसेसेस रन हो रही है। तो तीन अलग अलग यूजर एक साथ इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ओएस जो है, सारे के सारे ओएस जो है वो ही मल्टी यूजर ओएस है, बस और कोई नहीं है। फिर आता है एक मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ये एक अलग से पूरा टॉपिक ही है, पूरा एक नया चैप्टर है या कह सकते हैं पूरा कोर्स है, अलग ही लेवल का इसका डिस्कशन है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या कहता है? मल्टी प्रोसेसिंग ओएस कहता है कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है और मल्टीपल सीपीयूज हैं एक ही सिस्टम के अंदर। एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सीपीयूज का कलेक्शन है और ऐसे सीपीयू पे आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराना है ताकि वो मल्टीपल सीपीयूज पे मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स को रन कर पाए। अब सर मल्टीपल सीपीयूज तो हैं बट इसके अलग अलग टाइप तो बताओ। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है शेयर्ड मेमोरी जिसको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसको लूजली कपल्ड भी बोलते हैं। इसके और भी टाइप हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को और भी थोड़ा एक्सपेंड किया जा सकता है बट इतना बहुत है ना। तो शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, जितने भी सीपीयूज हैं वो सारे सीपीयू एक ही मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे।
सिंगल मेन मेमोरी रहेगी। सारे सीपीयू को एक ही मेन मेमोरी शेयर्ड रहती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में सारे सीपीयू की अपनी अपनी मेन मेमोरी रहती है। और फिर सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का या ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं बताता हूं। मुझे एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम चाहिए कि जो एक बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन या फास्ट कंप्यूटेशन कर पाए। दो ऑप्शन है, या तो मैं उस कंप्यूटेशन को अच्छा करने के लिए एक ही कंप्यूटर को ज्यादा स्ट्रांग कर पाऊं या ज्यादा ज्यादा फास्टर बना पाऊं। दूसरा, मैं दो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर को एक साथ यूज करूं पैरेलली। सिंपल सी काम है, एक बहुत ज्यादा बड़ा टास्क मुझे परफॉर्म करना है जो करंट एम्प्लॉइज से नहीं हो सकता। तो या तो मैं क्या करूं, मैं एक ही बड़ा अच्छा बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन को हायर करूं, या फिर दो तीन चार अलग अलग नॉर्मल पर्सन हायर करूं, वो कलेक्टिवली एक साथ काम करें। सेकेंड वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर है। क्यों? अगर मैं एक ही कंप्यूटर को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूंगा, फास्टर बनाने की कोशिश करूंगा, एक, पैसा ज्यादा लगेगा, दूसरा एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे मुझे, और तीसरा, अगर ये फेल हुआ या गड़बड़ हो गई या ठीक से नहीं चल पाया तो सिंगल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम रहेगी, कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहेगा, अगर ये फेल तो खत्म, सिस्टम खत्म। तो रादर देन, मतलब कि अगर एक ही बंदे को हायर करना है ना, तो प्रॉब्लम ये है एक बंदे को हायर करने में ढूंढना कि इतना इंटेलिजेंट काम इतनी जल्दी कौन कर पाएगा, ऐसा पर्सन सर्च करना, ऊपर से उसकी सैलरी देना, बहुत हाई सैलरी होगी, 1 लाख रुपए महीना की सैलरी देनी पड़ेगी। बेटर है कि हम 25-25-25 हजार के 3 लोग हायर करें और तीनों से कलेक्टिवली वो पूरा काम कराएं। तो वैसा ही सिस्टम होता है कि हम अगर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहते हैं तो रादर देन मेकिंग वन कंप्यूटर सिस्टम वेरी पावरफुल, हम उस सिस्टम में एक सीपीयू को पावरफुल बनाने की बजाय मल्टीपल सीपीयूज को कलेक्टिवली यूज करते हैं, ताकि वही पावरफुल कंप्यूटेशन हो पाए और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी ना रहे। एक सीपीयू काम ना करेगा तो कम से कम दो तो करेंगे, एक बंदा छुट्टी पे चले जाएगा तो दो तो रहेंगे, राइट? एक छोड़ के चले गया तो दो तो रहेंगे, ताकि हम कम से कम एक लेवल तक का काम कर पाए। शशांक झा बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए बेटा, कोई भी जो सीरीज है वो प्राइवेट नहीं हुई है, हो सकता है वो प्लेलिस्ट में ना ऐड हुई हो, आप बस उसका टाइटल सर्च करो, चैनल पे मिल जाएगा, है ना? जो टाइटल आपको चाहिए वो टाइटल, या फिर लेक्चर नंबर 1 2 3 4 जो भी आपको चाहिए वो देख लो, मिल जाएगा। ठीक है। एक एम्बेडेड ओएस आता है। एम्बेडेड ओएस एम्बेडेड सिस्टम्स में काम करता है। कोई भी ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर चिप एज अ कंप्यूटर अगर आप किसी दूसरी मशीन में लगाते हो, चाहे वो एयर कंडीशन हुआ या फिर रेफ्रिजरेटर हुआ हो या फिर एसी हुआ हो, कार हुआ हो, कहीं भी अगर वहां पे कोई ऐसा माइक्रो प्रोसेसर लगाते हो आप, एक प्रोसेसर लगाते हो आप जिसमें थिंकिंग एबिलिटी होती है, तो उसके साथ में आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी देने पड़ते हैं, ताकि क्या हो पाए, वो सॉफ्टवेयर्स को थ्रू वो माइक्रो प्रोसेसर या वो प्रोसेसर काम कर पाए। ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर आपने उसमें दिया वो है एम्बेडेड सिस्टम का ओएस। एक आता है रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस क्या करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम डेटा और इवेंट पे ही काम करता है, बस कि कोई रियल टाइम में डेटा आ रहा है या इवेंट हो रही है, उसको ऑब्जर्व करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट्स इट। तो रियल टाइम डेटा या इवेंट पे अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है तो उसे रियल टाइम ओएस कहते हैं। ये रियल टाइम ओएस के दो टाइप होते हैं, पर उस दो टाइप के पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये रियल टाइम पे काम कर रहा है तो यहां पे हर चीज की डेडलाइन होती है, कोई भी ऑपरेशन की डेडलाइन होती है। ये देखो यहां लिखा है मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस इन शॉर्ट टाइम और विद इन सर्टन डेडलाइंस। कोई भी प्रोसेस की एक डेडलाइन होती है, हर एक प्रोसेस को उसी डेडलाइन के अंदर ही खत्म करना होता है, अगर नहीं हो पाया तो गड़बड़ हो जाएगी, फेलियर हो जाएगा सिस्टम में। तो हर एक प्रोसेस की डेडलाइन होती है, पर ये डेडलाइन के लेके ओएस कितना रिजिड है, कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके बेसिस पे दो टाइप के रियल टाइम ओएस होते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम ओएस
और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। हार्ड रियल टाइम ओएस कहता है कि डेडलाइन पे ही फिनिश होनी चाहिए प्रोसेस, खत्म। सॉफ्ट रियल टाइम बोलता है कि डेडलाइन थोड़ी सी लीनियंट कर सकते हैं अगर हमारे पास सॉफ्ट टाइप का रियल टाइम ओएस है तो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिर आता है एक हैंड हेल्ड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं लाइक मोबाइल फोन, टैबलेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, गेमिंग कंसोल्स होते हैं, उनमें जो ओएस डलते हैं उनका अलग कैटेगरी होता है, उनका डिजाइनिंग अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस ओएस कहते हैं उन्हें, क्योंकि हैंड हेल्ड डिवाइस ओएस ऐसे सिस्टम होते हैं जो ऑल टाइम चलते हैं। आप अपना मोबाइल फोन बंद करके नहीं रखते हो, लॉक करके रख दोगे पर शटडाउन नहीं करते हो। कंप्यूटर सिस्टम शटडाउन कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम के ओएस और मोबाइल फोन के ओएस में या टैबलेट के ओएस में डिफरेंस लाती हैं। चलिए, तो आज का सेशन हो गया खत्म। आज तो सिर्फ बेसिक था, आपको बस बताना था कि सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कल से हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, प्रोसेस की क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे वो स्टोर्ड रहते हैं मेन मेमोरी के अंदर, शेड्यूलर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की क्यूज क्या होती हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग की स्टेट्स क्या होती हैं, वो सब हम कल के ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज एक सेशन है, सेशन का टाइटल है अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको कुछ डिस्कशन चाहिए 8:30 PM पे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आ जाइए, मिल जाएगा आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का सॉल्यूशन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है एटसेट्रा एटसेट्रा, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो इस सेशन को फ्रीली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा डिस्काउंट पाना तो डिस्काउंट अभी, ओहो ओहो, डिस्काउंट अभी अवेलेबल है इस कोड को लेके। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 30% का। ये कैसे मिलेगा? प्राइस ड्रॉप है प्लस 10% का डिस्काउंट और मिलेगा इस कोड को यूज करके, तो अप्रोक्सीमेटली 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पर ये डिस्काउंट अभी सिर्फ 24 नवंबर तक ही है, 24 नवंबर तक ही अवेलेबल है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, जल्दी से ये कोड लगाइए ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी साथ में मिल जाए। मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का गेट 24 के लिए। और अगर आप लोग अभी से शुरू करना चाहते हैं, चाहे आपकी एग्जाम्स आ जाएंगी बीच में एटसेट्रा एटसेट्रा, स्लोली चलाएंगे कोर्स को, बट जल्दी, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी से जल्दी कोर्सेस फिनिश करोगे, उतना जल्दी से जल्दी अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंड को अपर लेवल तक लेके जाओगे और उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर पाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और वहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप होंगी। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलेंगे आपसे कल फिर से सुबह 9:15 बजे DBMS सेशन के और 5 बजे OS सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे और सीखते रहेंगे हैप्पीली। सी यू अगेन, बाय बाय।